नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के चौथे प्रश्न पत्र शालेय संस्कृति नेतृत्व एवं शिक्षक विकास की चौथी इकाई शिक्षा में बदलाव सुगमता और पांचवी इकाई शिक्षक विकास की समझ के कुछ लघु उत्तरीय और कुछ विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं। टॉपिक इम्पॉर्टेंट रहेगा, पूरा देखिएगा और प्लेलिस्ट में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सब देख लीजिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन भी देख लीजिएगा। इन सभी क्वेश्चन को आप तैयार कर लेंगे तो पेपर आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोलने के क्या उद्देश्य और प्रावधान हैं? उद्देश्य: बालिकाओं को, विशेष रूप से वंचित तबकों की बालिकाओं को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, बालक बालिका के बीच शिक्षा की दृष्टि से अंतर को खत्म करना, प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण करने के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना। मापदंड: शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकासखंड आवासीय विद्यालय ऐसे स्थानों पर खोले जाएं, बालिकाओं के लिए अन्य विभागों के द्वारा आवासीय विद्यालय न खोले गए हों। प्रारंभिक योजना में यह योजना 200 विकासखंडों में खोले गए। प्रावधान: विद्यालय से बाहर ऐसी लड़कियां जो 9+ आयु समूह की हैं, जहां पलायन छितरी हुई अवधि है और शिक्षा सुविधा उपलब्ध नहीं है, ऐसे स्थानों की सभी बालिकाएं या शाला त्यागी बालिकाएं छात्रावास में नामांकित होंगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 75% लड़कियां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय तथा 25% बीपीएल परिवार की हों। बालिका छात्रावास में कोई आरक्षण नहीं होगा। विद्यालय 100 सीटर होते हैं। सभी बालिकाओं को शाला में लाने के लिए सामुदायिक मोबिलाइजेशन एवं अभिप्रेरण के लिए गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के लिए गणवेश वितरण का उद्देश्य एवं प्रावधान बताइए। गणवेश वितरण का उद्देश्य: शाला से बाहर बालिकाओं को शाला में लाना और शाला में बनाए रखना। प्रावधान: 1 से 8 तक दर्ज सभी बालिकाओं को 200 रुपये के मान से एक जोड़े कपड़े प्रदाय किए जाने का प्रावधान है। गणवेश वितरण पालक शिक्षक संघ के माध्यम से किया जाता है। गणवेश के साथ चप्पल भी प्रदाय की जाती है। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान पर टिप्पणी लिखिए। राज्यों को शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में 1988 में सर्व शिक्षा अभियान योजना विकसित की गई। 6 से 14 आयु के सभी बालक बालिका विद्यालय शिक्षा गारंटी केंद्र या ब्रिज कोर्स में जाएं। सभी बच्चे अपनी प्राथमिक शिक्षा अवश्य पूरी करें। गुणवत्ता युक्त प्राथमिक शिक्षा पर बल, बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या 0 करना। अगला प्रश्न है, शैक्षिक भ्रमण को समझाइए। शैक्षिक भ्रमण छात्रों के विकास के साथ साथ उसे मनोरंजन के द्वारा सीखने का अवसर प्रदान करने के लिए विद्यालय को शैक्षिक भ्रमण का आयोजन करना चाहिए। भ्रमण के दौरान उसे प्रत्यक्ष देखने और अनुभव करने का अवसर प्राप्त होता है, तब वह समस्त ज्ञान अपने मस्तिष्क में धारण कर लेता है। शैक्षणिक यात्राएं विद्यार्थियों को विद्यालय से बाहर का वास्तविक ज्ञान एवं अवलोकन का अवसर देती है, जहाँ पर छात्र खुले वातावरण में शिक्षा को अपने व्यक्तिगत अनुभवों पर परिभाषित करते हैं। शैक्षिक भ्रमण से उनमें ऐसी अनुभूति जागृत होती है जिसके कारण वे बहुत से विषयों, नैतिक, प्राकृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक गुणों का विकास करते हैं। उत्सुकतावश उनमें नायक, नेतृत्व एवं आपसी भाईचारे का विकास होता है। ये प्रश्न आपका पर्यावरण में भी आ सकता है। इसके बाद है, नवोदय विद्यालय की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। नवोदय विद्यालय की विशेषताएं: समानता एवं सामाजिक न्याय के साथ उत्कृष्टता के उद्देश्यों को पूरा करना, देश के विभिन्न भागों के बच्चों को साथ रहने तथा सीखने का अवसर प्रदान करना, उनकी क्षमता का पूर्ण रूप से विकास करना, राष्ट्रीय विकास के लिए प्रेरणादायक बनाना। शिक्षक ऐसा क्या करे कि लड़के लड़कियों के बीच भेदभाव को कम किया जा सके? एक शिक्षक के रूप में लड़कियों के सकारात्मक छवि को प्रकट करने के लिए लड़कियों की क्षमताओं को सबके सामने लाना, लड़कियों को स्वावलंबी बनने के लिए प्रोत्साहित करें,
ऐसे अवसर उत्पन्न करें जिससे उनमें आत्मसम्मान की भावना बढ़े और संघर्ष के लिए आगे आएं। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, पुरुषों के कार्य महिलाओं के कार्य जैसे विभाजन को प्रोत्साहित करना, समाज में फैली कुरीतियों के प्रति विरोध करना, महिलाओं को ऐसे कार्य सौंपना जिसे पूर्वाग्रह और धारणाओं को समाप्त करने में मदद मिले, भेदभाव के प्रति संवेदनशील बनना, लड़कियों की शिक्षा के प्रति संवेदी रहना तथा उसके लिए प्रयास करना। ब्रिज कोर्स से आप क्या समझते हैं? इसकी आवश्यकता एवं महत्व बताइए। ये प्रश्न आपका आ सकता है। ब्रिज कोर्स 9 से 14 वर्ष की ऐसी बालिकाएं जो शाला से बाहर हैं, जो कभी शाला गई ही नहीं, या ऐसी बालिकाएं जिन्होंने कक्षा 5 पूर्ण करने के पूर्व ही शाला को छोड़ दिया, उनके लिए ब्रिज कोर्स की व्यवस्था की गई। ये ब्रिज कोर्स 2 प्रकार के होते हैं, आवासीय और गैर आवासीय। ब्रिज कोर्स की आवश्यकता, ऐसी बालिकाएं जिन्होंने कक्षा 5 के पूर्व ही शाला छोड़ दिया हो, उनके लिए ब्रिज कोर्स आवश्यक है। ब्रिज कोर्स आवासीय और गैर आवासीय दोनों ही शालाओं के लिए आवश्यक है। बालिकाओं की उम्र और उनके शैक्षिक स्तर को बनाए रखने के लिए ब्रिज कोर्स आवश्यक है। बालिकाओं की निःशुल्क आवासीय एवं पठन पाठन की सुविधा हेतु ब्रिज कोर्स आवश्यक है। बड़ी उम्र की बालिकाओं को शाला में दाखिला हेतु ब्रिज कोर्स की आवश्यकता है। ब्रिज कोर्स का महत्व, ब्रिज कोर्स के कारण बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। ब्रिज कोर्स एक नियमित पाठ्यक्रम का हिस्सा माना जाता है। ब्रिज कोर्स निःशुल्क होने के कारण बालिकाएं आसानी से कर सकती हैं। ब्रिज कोर्स में निःशुल्क पुस्तकें एवं पठन सामग्री प्रदान की जाती है। इसमें बालिकाएं अपनी आयु के अनुसार कक्षा में दाखिला ले सकती हैं। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान की अवधारणा को समझाइए। सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिए एक निश्चित समय सीमा तक के कार्यक्रम है, जिसमें बुनियादी शिक्षा के माध्यम से लोकतांत्रिक नीतियों को पराजय देना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रारंभिक शालाओं के प्रबंधन में मूलभूत स्तरीय तंत्रों जैसे पालक संघ आदि को प्रभावित रूप से समायोजित करने का प्रयास किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था का प्रयास करना है। सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को 2010 तक उपयोगी और प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना, स्कूल के प्रबंधन में समुदाय की सक्रिय भागीदारी, सामाजिक क्षेत्रीय और लैंगिक विषमताओं को दूर करना। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य 2005 तक 6 से 14 वर्ष तक के 100% बच्चों का शाला में प्रवेश, 2010 तक 100% बच्चों की शाला में निरंतरता सुनिश्चित करना, विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच बालक बालिकाओं के बीच भेदभाव को दूर करना, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण उपलब्धि स्तर में सुधार। ये विस्तृत उत्तरीयों में भी आ जाए तब भी आप इसमें थोड़ा सा बढ़ा के लिख दीजिएगा। इसके बाद ये 2-3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं। बालिका शिक्षा को सविस्तार समझाइए। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजनाएं। बालिका शिक्षा, भारत सरकार ने सभी को शिक्षा प्रदान करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। बावजूद इसके एशिया महाद्वीप में भारत में पहली बार साक्षरता दर कम से कम 2001 की जनगणना के अनुसार देश की 49.46 करोड़ की महिला आबादी में मात्र 53.67% महिलाएं ही साक्षर थीं। इसका मतलब यह है कि भारत में आज लगभग 22.91 करोड़ महिलाएं निरक्षर हैं। शिक्षा हर मनुष्य के लिए अत्यंत अनिवार्य घटक है। बिना शिक्षा के मनुष्य पशु की श्रेणी में रखा जाता है। शिक्षा की जब बात आती है तो आज भी ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे जिससे शिक्षा में असमानता मिल जाएगी। प्राचीन काल में नारी शिक्षा अथवा बालिका शिक्षा का विशेष प्रबंध था, लेकिन कुछ वर्ष पूर्व तक बालिका शिक्षा की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। बालिका शिक्षा का हमारे देश में अत्यंत महत्व है। आज भी हमारे देश में लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। हर ग्रामीण क्षेत्रों में तो लड़कियों की स्थिति शोचनीय हो जाती है। ग्रामीण परिवेश में लोग शिक्षा के महत्व से परिचित नहीं हो पाते। आज समय तेजी से बदल रहा है। पुरुषों के बराबर स्त्रियों की भी शिक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे बालिकाओं के निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। लोगों में जागरूकता फैलाने का काम स्वयंसेवी संस्थाएं कर रही हैं तथा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने एवं उनके कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रोत्साहन और योजनाएं।
बालिकाओं के लिए छात्रवृत्तियाँ। इसके तहत माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को 3,000 रुपये प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति दी जाती है तथा कॉलेज में पढ़ने वाली बालिकाओं को प्रतिशत 5,000 रुपये छात्रवृत्ति दी जा रही है। प्रतिवर्ष 5,000 रुपये छात्रवृत्ति दी जा रही है। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप। एकल लड़की को सामाजिक विज्ञान में रिसर्च करने के लिए मोदी सरकार की तरफ से स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप प्रदान की जा रही है। इस छात्रवृत्ति का उद्देश्य समाज में एकल लड़की को पहचान दिलाना और एकल लड़की की अवधारणा को प्रचारित करना है। प्रगति स्कॉलरशिप। प्रगति स्कॉलरशिप का उद्देश्य लड़कियों को तकनीकी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके तहत प्रतिवर्ष 4,000 लड़कियों को छात्रवृत्ति दी जा रही है। इसके तहत 30,000 तक की ट्यूशन फीस और कोर्स के दौरान 10 महीने तक 2,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। उड़ान योजना। इसका मकसद प्रतिभावान छात्राओं को स्कूल से तकनीकी शिक्षा पाने तक के सफ़र को आसान बनाना है। इसके लिए ऐसी छात्राओं को मार्गदर्शन के साथ ही आर्थिक मदद भी की जाती है। छात्राओं को इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी में मदद की जाती है। कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, मुस्लिम समुदाय और बीपीएल परिवारों की लड़कियों को शिक्षा दी जा रही है। इस समय देश में 3,703 कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय संचालित हैं। सन 2017-18 में 94 नए विद्यालय स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। सर्व शिक्षा अभियान। इसके अंतर्गत प्राथमिक स्कूलों में लड़कियों की संख्या बढ़ाने, हर वर्ग की बच्चियों को स्कूल तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। इस अभियान के तहत लड़कियों को स्कूलों में ही आत्मनिर्भर बनाने और दूसरे सामाजिक पहलुओं के बारे में जागरूक करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत लड़कियों को मार्शल आर्ट प्रशिक्षण, झुग्गियों बस्तियों में रहने वाली बच्चियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही जीवन कौशल की शिक्षा दी जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। बेटियों के प्रति सोच बदलने के लिए इस अभियान के तहत लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत हर जिले को 5 लाख रुपए दिए गए हैं। सुकन्या समृद्धि योजना। इसका प्रारंभ 2015 से किया गया है। इस योजना के तहत बच्चियों के नाम से बैंक खाते खोले जाते हैं और उसमें आकर्षक ब्याज दिया जाता है। यह पैसा लड़कियों की शिक्षा और उसकी शादी के खर्च के काम आता है। इसके तहत 3 वर्षों में 1.26 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। शिक्षा में लिंग पूर्वाग्रह को मिटाना। स्कूलों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में लैंगिक पूर्वाग्रहों यानी लड़कियों को लेकर पूर्वाग्रहों को खत्म करने की दिशा में गंभीर कदम उठाए गए हैं। स्कूल स्तर पर इसी के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। आईआईटी और दूसरे उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्राओं की संख्या को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इस इकाई का अंतिम प्रश्न है, मॉडल क्लस्टर शाला में होने वाली गतिविधियों को बताइए। गतिविधियां: खोज यात्रा। उद्देश्य: बालिकाओं में खोज एवं अन्वेषण के प्रति रुचि उत्पन्न करना, आसपास के जीवन को शाला शिक्षा का विषय बनाना, आत्मविश्वास बढ़ाना, समूह में कार्य करने की दक्षता तथा क्षमता का विकास, परिवेशीय घटनाओं का सूक्ष्म निरीक्षण और उसकी क्षमता का विकास करना। खोज यात्राओं के लिए किसी ऐसे स्थल का चयन करना जो बालिकाओं के लिए नया हो, जिसे देखने में रुचि हो, किया जाता है। संभावित स्थल: किला, ऐतिहासिक इमारत, अस्पताल, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, नदी, तालाब, बावड़ी या अन्य जल स्रोत, नज़दीकी रेलवे स्टेशन, ट्रेन की यात्रा, विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत महिलाओं से भेंट। सामान्यतः जब बालिकाओं से पूछा जाता है कि बड़ी होकर क्या बनना चाहेंगी, तो सबका या अधिकांश का उत्तर टीचर होता है। वह इसलिए कि उन्होंने टीचर के अतिरिक्त अन्य किसी को देखा ही नहीं होता। इसलिए प्रत्येक माह विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत महिलाओं को बालिकाओं से मिलवाया जाता है। बालिकाएं उनसे चर्चा करती हैं। माह में कम से कम एक महिला अतिथि को अवश्य आमंत्रित किया जाता है, जैसे डॉक्टर, महिला व्यवसायी, महिला पत्रकार, महिला वकील, महिला इंजीनियर आदि। बालिकाएं महिला अतिथि को अपने हाथों से बना कोई स्मृति चिन्ह देंगी, जिसका व्यय शासन द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसमें बालिकाओं का ज्ञान बढ़ता है और उनकी झिझक दूर होती है। माँ बेटी मेला आयोजन। उद्देश्य: सभी माताओं तथा बालिकाओं को रोज शाला भेजने के लिए प्रेरित करना। बालिकाओं एवं माताओं में
शिक्षा एवं स्वास्थ्य के विषय पर संवाद पैदा करना, शाला गतिविधियों की जानकारी एवं उसमें भागीदारी। माँ बेटी मेला अवकाश के दिन आयोजित होगा। प्रति मेला 1000 की राशि शासन द्वारा स्वीकृत की जाती है। प्रतिवर्ष 2 आयोजन किए जा सकते हैं। संकुल स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन। बालिकाओं में संकुल स्तर पर पेंटिंग, निबंध, कविता, भाषण एवं क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किए जाने का प्रावधान है। शालाओं को पुरस्कार। ऐसी शालाएं जो बालिकाओं के लिए बेहतर कार्य कर रही हैं उनके लिए पुरस्कार का भी प्रावधान है। छात्रवृत्ति योजना, साइकिल वितरण। इसके बाद इकाई नंबर 5। इसमें पहला प्रश्न है, डाइट की भूमिका एवं कार्य का वर्णन कीजिए। इसे अच्छे से समझना है आपको तो प्लेलिस्ट में जाके डाइट का टॉपिक देख लीजिएगा। राधाकृष्णन आयोग 1949, मुदालियार आयोग 1952, कोठारी कमीशन 1964-66 व राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जिला स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु जिला स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की संकल्पना की गई। प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 की क्रियान्विति के क्रम में डाइट्स की स्थापना चरणबद्ध रूप से संपूर्ण देश में की गई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को शिक्षा के क्षेत्र में लाइट हाउस कहा गया है, जिसका तात्पर्य शिक्षण अधिगम संसाधन क्रियात्मक अनुसंधान क्रियाविधि आधारित अधिगम आवश्यकता आधारित कार्यक्रम अध्यापकों के प्रयोग करने की सुविधा, शिक्षण में शैक्षिक प्रौद्योगिकी का समावेश, मूल्यांकन की सुविधा तथा अल्पव्ययी शिक्षण सहायक सामग्री निर्माण के प्रशिक्षण की व्यवस्था के साथ साथ शिक्षकों द्वारा तैयार सामग्रियों का प्रदर्शन, प्रशासन एवं प्रसार का दायित्व जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान को दिया गया है। डाइट्स के संचालन में एक रूपता किंतु स्वायत्तता रह सके इसलिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा नवंबर 1989 द्वारा प्रकाशित पिंक बुक गाइड बुक के रूप में स्वीकार की गई है। संपूर्ण भारत में पिंक बुक के आधार पर ही सेवा पूर्व व सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों के आयोजन नियोजन की रूपरेखा निर्धारित की जाती है। डाइट के उद्देश्य: जिले के लिए शैक्षिक संदर्भ संस्था के रूप में कार्य करना, जिले में सेवारत एवं सेवा पूर्व प्रशिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण आयोजन एवं संचालन करना, प्रारंभिक शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिकरण हेतु आवश्यक अकादमिक एवं संदर्भ सुविधाएं प्रदान कर प्रबोधन करना, जिला स्तरीय प्रारंभिक शिक्षा के सभी अभिकरणों का समन्वय करना, जिले की आवश्यकता अनुसार सामाजिक, भौगोलिक आदि विविधताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा व्यवस्था में भागीदारी करना, शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय अंतःक्रिया द्वारा विभिन्न क्रियात्मक अनुसंधान कर शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना, प्रारंभिक स्तर पर निर्देशन, सामग्री विकास, मूल्यांकन, फीडबैक, फॉलो अप आदि कार्यक्रम का नियोजन एवं आयोजन करना। उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु डाइट के स्वरूप को निम्नानुसार देखा गया है। सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा, सेवारत शिक्षक शिक्षा। सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा एवं सेवारत शिक्षक शिक्षा को संक्षिप्त में समझाइए। सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नई दिल्ली के मानदंडानुसार DLED के निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 के सेवा पूर्व कोर्स का संचालन किया जाता है। इस कोर्स के शिक्षण कार्य हेतु पृथक से स्टाफ का प्रावधान है। सेवारत शिक्षक डाइट में सेवारत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के आयोजन हेतु निम्नानुसार 6 प्रभागों का गठन किया गया है। इनका स्वरूप निम्नानुसार है। देखिए, वैसे इसमें 8 प्रभाग हैं, यहाँ पे 6 दिए गए हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में जाके इसका टॉपिक देखेंगे तो वहाँ पे आपको 8 प्रभाग इसके मिल जाएंगे। जिला संसाधन एक प्रभाग, कार्यानुभव प्रभाग, पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन प्रभाग, शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग, योजना संबंधी प्रबंध प्रभाग, सेवारत कार्यक्रम क्षेत्रीय अंतःक्रिया एवं नवाचार समन्वय प्रभाग। प्रत्येक प्रभाग के अंतर्गत मुख्यतः निम्नलिखित कार्य संपादित किए गए हैं: सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण, कार्यगोष्ठी, कार्यशाला, प्रसार, अनुसंधान, प्रकाशन। उक्त दोनों कार्य क्षेत्र सेवा पूर्व एवं सेवारत के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के
द्वारा निर्धारित मानदंडानुसार स्टाफ का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार राज्य में संचालित डाइटों में प्रधानाचार्य, वरिष्ठ व्याख्याता एवं व्याख्याता के साथ साथ नॉन टीचिंग स्टाफ का भी प्रावधान किया गया है। अगला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य एवं भूमिका का वर्णन कीजिए। पिछले साल ये पूछा गया था। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्रों में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित भारत ही नहीं दक्षिण एशिया का प्रमुख संगठन है, जो शैक्षिक योजना एवं प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता का विकास और शोध कार्य में संलग्न है। शैक्षिक योजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में इसके द्वारा किए जा रहे कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने अगस्त 2006 में इसका उन्नयन करने के मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया, ताकि यह स्वयं उपाधि प्रदान कर सके। अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों के समान न्यूपा भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है। आरंभ में न्यूपा की स्थापना 1962 में एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के शैक्षिक योजनाकारों, प्रशासकों और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एशिया क्षेत्र के यूनेस्को केंद्र के रूप में की गई थी, जिसे 1965 में एशियाई शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान बना दिया गया। इसके 4 वर्ष बाद भारत सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया और इसका नाम राष्ट्रीय शैक्षिक योजनाकार एवं प्रशासक कॉलेज रख दिया गया। राष्ट्रीय शैक्षिक योजनाकार एवं प्रशासक कॉलेज की बढ़ती भूमिकाओं और कार्यकलापों, विशेषकर क्षमता विकास, शोध और सरकारों को दी जा रही व्यावसायिक समर्थनकारी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए 1979 में पुनः इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान नीपा रख दिया गया। यह संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय में 10 विभाग हैं। इनमें प्रतिष्ठित बहुशास्त्रीय संकाय हैं। विश्वविद्यालय का पुस्तकालय बहुत समृद्ध है। इसमें शैक्षिक योजना एवं प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल और सरकारी दस्तावेज उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय अपने बहुआयामी गतिविधियों के अलावा शिक्षा नीति, योजना और प्रशासन के क्षेत्र में अंतरशास्त्रीय सामाजिक ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में एमफिल, पीएचडी और अंशकालिक पीएचडी पाठ्यक्रम भी संचालित करता है। न्यूपा के शोध कार्यक्रमों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोणों से शिक्षा के सभी स्तरों और प्रकारों को शामिल किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT को संक्षेप में समझाइए तथा इसके कार्य भी लिखिए। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCERT। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। राज्य सरकारों ने 1970 से अपने अपने राज्य में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की रूपरेखा के आधार पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना करना प्रारंभ किया। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद शिक्षा की गुणवत्ता को उत्तम बनाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। इसका प्रमुख निदेशक होता है। यह पद शिक्षा निदेशक के समकक्ष है। यह परिषद अपने विभिन्न एकांकों, अनुभागों आदि के सहयोग से कार्य करती है। यह परिषद राज्य के शिक्षा विभाग से संबद्ध है और इसके कार्य निम्नलिखित हैं। सेवारत शिक्षक शिक्षा का दायित्व राज्य परिषदों पर डाला जाता है। इसके लिए ये परिषद समस्त स्तरों के शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रमों का नियोजन, पोषण, मॉनिटरिंग तथा मूल्यांकन करेंगी। इन कार्यक्रमों के आयोजन से पूर्व समस्त आवश्यकताओं का आकलन करेंगी। इस आकलन के लिए वे सेवारत शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में परिवर्तित उद्देश्यों, पाठ्यक्रम व्यवस्था आदि का अध्ययन करेंगी। सेवारत शिक्षक शिक्षा शिक्षकों के लिए उपयुक्त एवं आवश्यक सामग्री तैयार करेंगी। प्रमुख व्यक्तियों के लिए अनुस्थापन की व्यवस्था करना। प्रश्न नंबर 6 है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE को विस्तार समझाइए। ये भी हो सकता है कि पूछे। राष्ट्रीय शिक्षक परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को शिक्षक शिक्षा संस्थाओं को
प्रत्यापित करने तथा पाठ्यचर्या एवं पद्धतियों के बारे में दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए आवश्यक संसाधन तथा क्षमता उपलब्ध कराई जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्य योजना में इस परिषद को संवैधानिक दर्जा देने की परिकल्पना की गई। इस परिकल्पना को सन 1993 में साकार रूप प्रदान किया गया। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद विधेयक लोकसभा द्वारा 14 मई सन 1993 को तथा राज्यसभा द्वारा 9 दिसंबर सन 1993 को पारित किया गया। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के नाम से जाना गया। अधिनियम के अनुसार इस परिषद में निम्नलिखित को सदस्यता प्राप्त है। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त चेयरमैन, वाइस चेयरमैन तथा सदस्य सचिव निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे। शिक्षा विभाग का सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का चेयरमैन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन तथा प्रशासन स्थानीय नीपा का निर्देशक, प्लानिंग कमीशन का शिक्षा सलाहकार, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन, वित्त सलाहकार, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE का सदस्य सचिव, सभी क्षेत्रीय समितियों का चेयरमैन, भारत सरकार द्वारा नियुक्त निम्नलिखित 13 व्यक्ति, शिक्षा संकायों की अधिष्ठाता तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षा के प्रोफेसर 4, माध्यमिक शिक्षक शिक्षा विशेषज्ञ 1, पूर्व माध्यमिक तथा प्राथमिक शिक्षक शिक्षा के विशेषज्ञ 3, नॉन फॉर्मल एजुकेशन तथा प्रौढ़ शिक्षा के विशेषज्ञ 2, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा, कार्य अनुभव, शैक्षिक तकनीकी तथा विशेष शिक्षा के क्षेत्रों में विशेषज्ञ 3। भारत सरकार द्वारा नियुक्त 9 सदस्य जो राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे। संसद के 3 सांसद जिनमें 2 लोकसभा तथा 1 राज्यसभा का। भारत सरकार द्वारा नियुक्त 13 सदस्य जो प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करेंगे। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन तथा सचिव पूर्वकालिक होंगे और उनके पद की अवधि 4 वर्ष होगी। परिषद की वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य बैठक होगी। परिषद की कार्यकारिणी समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे: चेयरमैन, वाइस चेयरमैन तथा सदस्य सचिव, शिक्षा विभाग का सचिव तथा पदेन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सचिव पदेन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का निदेशक, शिक्षा विभाग में भारत सरकार का वित्त सलाहकार, भारत सरकार द्वारा मनोनीत शिक्षा के सदस्य के 4 विशेषज्ञ, भारत सरकार द्वारा मनोनीत राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, क्षेत्रीय समितियों का चेयरमैन, राष्ट्रीय शिक्षक तथा परिषद के 4 क्षेत्रीय समितियों की नियुक्ति की। पूर्व क्षेत्रीय समिति, पश्चिमी क्षेत्रीय समिति, उत्तरी क्षेत्रीय समिति, दक्षिणी क्षेत्रीय समिति। क्षेत्रीय समिति में निम्नलिखित को सदस्यता प्राप्त होगी: परिषद द्वारा मनोनीत सदस्य 1, क्षेत्र में आने वाले राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों का एक प्रतिनिधि, शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र के विशेषज्ञ जिनकी संख्या का निर्धारण विनिमय द्वारा होगा। परिषद क्षेत्रीय परिषद के किसी एक सदस्य को समिति का चेयरमैन नियुक्त करेगी। परिषद के प्रमुख कार्य इस प्रकार होंगे: शिक्षक शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाना, शिक्षक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान एवं नवाचारों को प्रोत्साहित करना, शिक्षक शिक्षा के मानक निर्धारित करने तथा उन्हें बनाए रखने के लिए प्रविधियों का निर्माण करना, संस्थाओं की जवाबदेही के लिए मानकों, मूल्यांकन पद्धति आदि का निर्धारण, उन्हें लागू करना। संस्था की जवाबदेही के लिए मानकों, मूल्यांकन पद्धति आदि का निर्धारण करना, उन्हें लागू करना। संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली ट्यूशन तथा अन्य फीसों के संबंध में दिशा निर्देशन प्रदान करना। शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिए प्रवेश के नियमों का निर्धारण करना इत्यादि। अगला प्रश्न है, शिक्षक शिक्षा की समस्याओं और कठिनाइयों को समझाइए। यद्यपि स्वातंत्र्योत्तर काल में अध्यापक शिक्षा का पर्याप्त प्रसार हुआ है, तथापि संख्यात्मक दृष्टि से वर्तमान स्थिति अभी संतोषप्रद नहीं है। असंतोष के कारणों की खोज करने पर हमारा ध्यान श्री KG सैयदीन के इन शब्दों पर जाता है: जिन महान कलाओं की सहायता से
मानव जाति ने अपने सांस्कृतिक तथा बौद्धिक निधि का संचय किया है, उन्हीं की भांति शिक्षण कला के लिए भी जीवन भर तैयारी करने की आवश्यकता होती है। भावी अध्यापक किसी व्यावसायिक संस्था के क्षेत्र में प्रवेश करें, इससे पूर्व उसे इसके लिए तैयार करने का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों पर होता है। प्रमुख समस्याओं को हम निम्नलिखित वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार संबंधी समस्याएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम के गुणात्मक विकास संबंधी समस्याएं, अलगाव संबंधी समस्याएं। अध्यापक शिक्षा में कठिनाइयां निम्नलिखित हैं। इसका कार्यक्रम बहुत अल्प समय के लिए होता है। इसके अंतर्गत सिद्धांत और अभ्यास में कोई संबंध नहीं। इसका प्रयास भारतीय शैक्षिक संगठनों के अनुरूप नहीं है। यह आधुनिक शिक्षा पर आधारित एवं लोचपूर्ण नहीं है। इसके प्रयोगात्मक कार्य अपूर्ण हैं। अधिकतर इसका प्रशिक्षक वर्ग पूरी तरह से परिपक्व नहीं है। शैक्षिक शिक्षा की समस्याओं का समाधान। शिक्षक शिक्षा की समस्याओं का समाधान अध्ययन हम निम्नांकित बिंदुओं पर कर सकते हैं। अध्यापक द्वारा शिक्षक शिक्षा की समस्याओं का समाधान। शिक्षक शिक्षा की समस्याओं का समाधान। शिक्षक शिक्षा की समस्याओं का समाधान शिक्षक शिक्षा की समस्याओं का समाधान। शिक्षक शिक्षा की समस्याओं के समाधान का अध्ययन हम निम्नांकित बिंदुओं में कर सकते हैं। अध्यापक शिक्षा विभाग में शिक्षण विधि इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे कि विश्वविद्यालय एवं प्रशिक्षण विश्वविद्यालयों के दूसरे विभागों के मध्य प्रशंसा की भावना उत्पन्न हो। अध्यापक शिक्षा विभाग को विशिष्ट नवीन कार्यक्रमों को संचालित करना चाहिए। सेमिनार, संयुक्त सेमिनार एवं व्याख्यानों के साथ विचार विमर्श, सामूहिक वाद विवाद सीखने में सुधार के लिए विभागों के सदस्यों द्वारा प्रोजेक्ट प्रायोजित की जानी चाहिए। प्रत्येक प्रादेशिक शिक्षा विभाग में योजना कार्य होना चाहिए। इसका यह कार्य होना चाहिए कि वह स्कूलों के विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों की मांग व पूर्ति को नियमित रूप से क्रियान्वित कर सकें। अध्यापक शिक्षा विभागों को स्थापित करते समय कुछ निश्चित मानकों एवं सुविधाओं का अनुसरण करते रहना चाहिए। बीएड में प्रवेश रहित पद्धति को नियोजित बनाना। यह आवश्यक है कि उचित प्रवेश पद्धति को अपनाया जाए। व्यावसायिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए शिक्षा शास्त्र के विद्यालयों को अपने आप में एक इकाई की भांति माना जाना चाहिए। ऐसे संस्थान विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को क्रियान्वित करने की सुविधाओं से समृद्ध होने चाहिए ताकि इन क्रियाओं को क्रियान्वित किया जा सके। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा संस्थान को सविस्तार समझाइए। राज्य अभिकरण के अंतर्गत उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, कॉलेज, टीचर फॉर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान आते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षक शिक्षा व प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार लाने हेतु विशेष बल दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षक शिक्षा व प्रशिक्षण में अनुशंसाओं के आधार पर माध्यमिक स्तर के शिक्षक शिक्षा के स्नातक, अधिस्नातक, सेवा पूर्व प्रशिक्षण शिक्षा के शोध कार्य एवं शैक्षिक नवाचार आदि की गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए राज्य में केंद्रीय प्रवर्तित योजना के अंतर्गत 4 उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान तथा 8 शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना सत्र 1987-88 से 2002 तक की अवधि में की गई। देश में 50 उच्च अध्ययन शिक्षा संस्था तथा 200 शिक्षक संस्था महाविद्यालय को चयनित किया गया। वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार राज्य सरकार के कार्यरत शिक्षकों में से राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान में स्वीकृत पदों को स्क्रीनिंग कर स्टाफ की नियुक्ति की गई है। राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान अजमेर, गांधी विद्या मंदिर उच्च अध्ययन संस्थान सरदार शहर, विद्या भवन उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान उदयपुर, राजकीय उच्च शिक्षा संस्थान बीकानेर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA के तहत चयनित माध्यमिक स्तर की प्रशिक्षण बीएड संस्थाओं के शैक्षिक
उच्च स्तर के आधार पर 3 प्रकार के अभिकरणों की संकल्पना की गई। शैक्षिक शिक्षा महाविद्यालय CTE, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान IASE, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय TTE। शिक्षा के उच्च अध्ययन संस्थानों का शैक्षिक स्तर शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय से उच्च मानते हुए इन संस्थाओं में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण व्यवस्था, MEd, MPhil, PhD कार्यक्रम, शिक्षक शिक्षा में मार्गदर्शक कार्यक्रम, सेवारत शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों हेतु सेवाकालीन अभिनव अनुसंधान एवं प्रयोगात्मक कार्य CCE एवं DIET का अकादमिक निर्देशन, कंप्यूटराइज्ड सूचना प्रौद्योगिकी संबंधीकरण, प्रशिक्षण, अनुदेशनात्मक सामग्री का विकास आदि शैक्षिक कार्यों के साथ साथ शैक्षिक शिक्षा महाविद्यालय में किए जाने वाले अपेक्षित कार्यों को करने का प्रावधान व्यवस्था होती है। राजस्थान में श्रेणी के अंतर्गत 4 संस्थान चयनित किए गए हैं जो अपने कार्यक्रमों की क्रियान्वयन में कार्यरत हैं। माध्यमिक शिक्षा के गुणात्मक उन्नयन तथा शैक्षिक चुनौतियों के समाधान खोजने की दिशा में उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा कार्यक्रम संचालन हेतु शैक्षिक आधार, प्राथमिक शिक्षा, शैक्षिक तकनीकी, शैक्षिक योजना प्रबंध एवं प्रशासन, सेवारत शिक्षा एवं प्रसार सेवा, प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा आदि शामिल है। इस तरह से ये आपका पूरा टॉपिक हो गया है। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।